अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तैन अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट पंजाब पुलिस का एक पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 2017 में कंडक्ट हुआ था। पेपर डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप लोगों ने असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया है, चाहे पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में या SNGAD डिपार्टमेंट में, आपने अगर दोनों जगहों पर अप्लाई किया है तो उसके टेस्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है। PPSC ने दोनों टेस्ट के लिए जो डेट्स अनाउंस की हैं वो हैं 24 नवंबर और 1 दिसंबर। अब ये हमारे पास बहुत करीब आ गया ये टेस्ट। अगर आप देखें तो आपके पास तैयारी के लिए 1 महीना है या ज़्यादा से ज़्यादा 35 दिन है, तो थोड़ा वक्त है और आपने उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। तो MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से असिस्टेंट की जो तैयारी करवाई जा रही है, अब उसका लास्ट बैच है टेस्ट से पहले, क्योंकि मज़ीद भी हमें टाइम नहीं मिलेगा नया सेशन शुरू करने के लिए। तो ये आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। तो ये वीडियो जैसे ही आप देखें फौरी तौर पर हमसे रब्ता करें दिए गए नंबर्स पे 034244700091 या 0333260505। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, एक एक दिन कीमती है। तो आप फौरी तौर पर हमसे रब्ता करें, हमारे सेशन का हिस्सा बने, ताकि आपके टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका एक भी दिन ज़ाया ना हो और ये कीमती अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना निकले। तो हम पास्ट पेपर डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले द 8th ब्रिक्स समिट मीटिंग वॉज हेल्ड इन इंडिया ऑन। हमने ये डेट बतानी है कि ये ब्रिक्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी 8th मीटिंग कब हुई थी। इसका आगाज हुआ था 2009 में। तो हर साल इसकी मीटिंग होती है। पहले ब्रिक्स जो है इसका नाम इसके फाउंडिंग कंट्रीज के नाम पर ब्रिक रखा गया था, जिसमें शामिल था ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। बाद में अगले साल इसको साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन किया तो इसका नाम बन गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की मीटिंग हर साल होती है, हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग होती है, इन तमाम ममालिक के हेड्स होते हैं। अगरचे ये पहले 5 मुल्क थे, लेकिन अब इनके साथ इजिप्ट भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, इथियोपिया भी है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी हैं। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया अभी इनका हिस्सा नहीं बना, लेकिन वो एक मेहमान विजिटर के तौर पर इनका हिस्सा है और इनकी मीटिंग्स अटेंड कर रहा है। तो टोटल आप अंदाजा कर सकते हैं कि 9 मेंबर्स हैं और 10 मुल्कों की ये मीटिंग होती है। तो जो इसकी 8th मीटिंग हुई थी 2016 में, वो 15 से 16 अक्टूबर में हुई थी। यहां पर मैं एक बात आपको बताता चलूं कि इसकी जो मीटिंग्स हैं उनकी तरतीब याद रखना बहुत आसान है। इसकी मीटिंग की जो तरतीब है वो इसके रुकन ममालिक के मुताबिक ही है। मतलब इसकी जो सबसे पहले मीटिंग हुई थी वो रशिया में हुई थी, फिर ब्राजील में, फिर चाइना में, फिर इंडिया में और फिर साउथ अफ्रीका में। तो अगर 2009 की मीटिंग रशिया में हो रही है तो 2010 की ब्राजील में, 2011 की चाइना में, 2012 की इंडिया में और 2013 की साउथ अफ्रीका में। आपने इसी तरतीब से इसको याद कर लेना पहले 5 सालों के लिए। अगले 5 सालों में क्या हुआ कि पहले ब्राजील में हुई, फिर रशिया में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में और फिर साउथ अफ्रीका में। तो जिस हिसाब से इस मुल्क का, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उसी तरतीब से उन ममालिक में अब ये मीटिंग हो रही है। अगले 5 साल ये दोबारा से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका में हुई, लेकिन अब के बाद फिर से ये ट्रेंड चेंज कर रहे हैं। अब इसकी जो लास्ट मीटिंग हुई है वो रशिया में हुई है पहले साल के पैटर्न पे, और जो नेक्स्ट मीटिंग अगले साल प्लान की गई है वो ब्राजील में प्लान की गई है। तो 2025 में इसकी मीटिंग जो है वो ब्राजील में होगी। तो ये वो टेक्निक है जिसके जरिए आप ब्रिक्स से रेलेवेंट कोई भी MCQ जो है वो आप क्लिक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि उसकी मीटिंग कहां पर और किस साल कंडक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट एनुअल समिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड ड्यूरिंग जून 2017 एट द लोकेशन ऑफ। तो 2017 में जो इसका समिट हुआ था वो आस्ताना, ये शहर है कजाकिस्तान का, वहां पर हुआ था। तो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी इस साल जो अभी समिट हुआ है वो पाकिस्तान में हुआ है, ये अक्टूबर में। तो अक्टूबर 2024 में इसका जो अभी हुआ है ये पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन यहां पर 2017 की बात हो रही है, तो उसका सही आंसर बन रहा है आस्ताना कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच यूनाइटेड नेशन एजेंसी डील्स विद मैटर्स रिलेटिंग टू चिल्ड्रन। तो बच्चों से मुतल्लिक़ जो मामला हैं उसको डील करने के लिए एक अदारा है जिसका नाम है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, जिसका मकसद यह है कि पूरी दुनिया में बच्चों को जो भी मसाइल हैं, न्यूट्रिशन से रेलेवेंट, उनकी जान बचाने से रेलेवेंट, उनको साफ सुथरा पानी फराहम करने से रेलेवेंट, या फिर उनकी पैदाइश से मुतल्लिक़ जितने भी मामला आते हैं,
तो जो चीजें जितने भी बच्चों को डील करती हैं या फिर ऐसी माओ को डील करती हैं जिनके बच्चे पैदा होने वाले हैं, तो उस अदारे का नाम है यूनिसेफ। इसका आगाज हुआ था 11 दिसंबर 1946 में। ये अक़वाम मुत्तहिदा के अहम तरीन इदारों में से एक है, जिसका काम है पूरी दुनिया में जहां कहीं पर भी बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है द निसाब ऑफ ज़कात इज। पाकिस्तान में जो ज़कात का निसाब है वो क्या है? मतलब ज़कात फर्ज है। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, आप उस खाते में आते हैं जिन पर ज़कात फर्ज है, तो आपने 2.5% जो है वो अपनी पास जो भी चीज़ होगी उसकी ज़कात देनी है। लेकिन किसने देनी है? क्या ऐसे मजदूर ने जो सिर्फ 100 रुपये कमा के आ रहा है? नहीं, उसके लिए कुछ निसाब मुकर्रर किया गया है। कम अज कम ऐसे बंदे के पास जिसने ज़कात देनी है 52.5 तोले चांदी हो या फिर 7.5 तोले सोना हो। अगर ये नहीं है तो इसके बराबर मालियत की चीजें हो जो उनके पास स्टोर के तौर पर पड़ी हो। यानी कि वो ऐसा ना हो कि ये उनके पास आर्जी तौर पर 10 दिन के लिए चीज आई है और हम कह रहे हैं कि उस पर ज़कात फर्ज है। ये उनके पास पड़ी हो चीजें तो इन पर ज़कात फर्ज है। 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना, ये निसाब कहलाता है ज़कात का। और इस्लाम में ज़कात की बहुत अहमियत है, ये रुकन है इस्लाम का बुनियादी। नेक्स्ट है निपॉन इज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ऑफ। ये चीज अब आप लोगों को आसानी से नहीं मिलती। टोक्यो यानी कि जापान की जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उसको निपॉन स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। एक्चुअली निपॉन जो है ये वर्ड यूज किया जाता है जापान के लिए। तो इस स्टॉक एक्सचेंज का जो ज्यादा नाम यूज किया जाता है वो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है। तो आप इसको इसी नाम से जानेंगे, मोस्टली ये इसी नाम से ही आता है, लेकिन निपॉन के नाम से भी आता है। नेक्स्ट है नेम द प्रिंसली स्टेट अदर देन कश्मीर विच कॉज्ड अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत सारी रियासतों को लेकर मसाइल रहे हैं। उनमें हैदराबाद दक्कन भी है, उनमें कश्मीर भी है, उसमें जूनागढ़ भी है। लेकिन जिन रियासतों को लेकर बाकायदा हम जंग पर उतर आए थे उनमें कश्मीर और जूनागढ़ शामिल है। तो जूनागढ़ का जो मसला है ये खत्म हुआ फरवरी 1948 में, जब इंडिया ने इसको नेक्स्ट कर लिया अपने साथ और अब ये इंडिया का ही हिस्सा है। तो ये एक बड़ी स्टेट थी, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अभी ये इंडिया का हिस्सा है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मिल्क इज लोएस्ट इन फैट। वैसे तो दूध में फैट होता है, अच्छा खासा होता है, तो ऑलमोस्ट 3.5% जो फैट होता है वो दूध में होता है। कुछ जानवरों में के दूध में कम भी होता है, कुछ के ज्यादा भी, लेकिन सबसे कम जो फैट होता है वो स्किम मिल्क में होता है। आप इसको स्किम मिल्क पढ़ सकते हैं, स्किम्ड मिल्क भी पढ़ सकते हैं। तो ये कौन सा दूध होता है? ऐसा दूध जिसमें से फैट रिमूव कर दी गई हो, इसमें जस्ट 0.1% फैट होता है। तो किसी भी दूध में से जब हम फैट रिमूव कर देते हैं तो बाकी जो मिल्क बचता है उसे हम स्किम मिल्क का नाम देते हैं। गोमल यूनिवर्सिटी इज इन। गोमल यूनिवर्सिटी कहां पर है? पाकिस्तान की अहम तरीन और पुरानी यूनिवर्सिटीज में से है। 1974 में इसकी बुनियाद रखी थी जुल्फकार अली भुट्टो ने। तो ये डेरा इस्माइल खान में है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में। तो गोमल यूनिवर्सिटी से आप में से कुछ बच्चे पढ़े भी होंगे, तो आप लोगों के लिए याद करना आसान है, बाकी भी इसको इस हवाले से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थ एक्सिस इज प्रेजेंटली टिल्टेड बाय। हमारी जो जमीन है एक तो ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, तो हम कहते हैं कि उस हिसाब से दिन और रात आते हैं। 24 घंटे का वो एक चक्कर है अपने एक्सिस के गिर्द घूमने वाला। एक जमीन घूमती है सूरज के गिर्द, तो वो एक साल में चक्कर मुकम्मल होता है, तो उस हिसाब से साल आते हैं। फिर जमीन टिल्ट करती है अपने परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग, तो वो जो टिल्ट है वो 23.5 डिग्री है। साइंसदान इसकी वजह बताते हैं कि जब जमीन सोलर सिस्टम में का हिस्सा बनी, ये सूरज से अलग होने वाला हिस्सा स्यारा जमीन, ये शुरू में इसके साथ कुछ आसमानी टुकड़े टकराए थे, कोई बड़ी बॉडीज टकराई थी जो स्यारे तो नहीं थे लेकिन उनसे छोटे थे। तो उनके टकराने से जो जमीन है इसके घूमने में टिल्टिंग है। तो वो जिस तरह एक लट्टू आप घुमाते हुए छोड़ते हैं तो वो भी टिल्ट करना शुरू करता है, और वो टिल्ट तब तक रहता है जब तक वो घूमता रहता है और गिर नहीं जाता, रुक नहीं जाता। तो जमीन की अभी गिरने की उम्र नहीं है, अभी ये घूम रही है। तो 23.5 डिग्री की टिल्टिंग इस वक्त ऑफर कर रही है हमारी जमीन। तो उस हिसाब से मौसम आते हैं गर्मी और सर्दी के। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ टू बी एट लॉगर हेड्स इज, यानी कि ये जो हमारे पास फ्रेज है टू बी एट लॉगर हेड्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी के साथ शदीद इख्तिलाफ रखना, कि कोई आपको कोई बात कहे और बात सुनते ही आपका आगे से जवाब हो नहीं, मतलब आप आर्ग्यूमेंट की तरफ भी नहीं जा रहे, आप सीधा कह रहे हैं नहीं,
तो बात को आपने निगेट कर दिया। तो इस तरह का जो स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट है या डिस्प्यूट होना है, इसको कहते हैं टू बी एट लॉगर हेड्स। तो ये एक फ्रेज है। नेक्स्ट है हमारे पास द टूल यूज फॉर फाइंडिंग अ सिमिलर वर्ड इन डॉक्यूमेंट इज। किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप किसी वर्ड के सिनोनिम्स ढूंढना चाहते हैं या उससे रेलेवेंट मीनिंग्स ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं, तो वो टूल है थिसारस। ये पहले इसका बहुत यूज था, अब कंपैरेटिवली कम हो रहा है। अब सिनोनिम्स के ऑप्शन राइट क्लिक पे भी मिल जाते हैं और हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, तो इसका यूज डे बाय डे कम होता जा रहा है। आप इसे एक तरह की ऑनलाइन डिक्शनरी भी कह सकते हैं। तो बड़ा इसका यूज रहा है एक अरसे तक। उस वर्ड से रेलेवेंट आर्टिकल्स भी मिल जाया करते थे। नेक्स्ट है दयामीर भाषा डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन। ये पाकिस्तान का आप कह लें कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। हमने इससे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं, बिजली से रेलेवेंट भी और एग्रीकल्चर से रेलेवेंट भी। तो ये गिलगित बल्तिस्तान में दरिया सिंध पर यह डैम बनाया जा रहा है, दयामीर भाषा डैम। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच पावर पॉइंट फीचर अलाउज द यूजर टू क्रिएट अ सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली। पावर पॉइंट में एक फीचर है, बिल्ट इन नहीं होता, हमें करना पड़ता है समटाइम्स। तो शायद जो लेटेस्ट पावर पॉइंट वर्जन आ रहे हैं उनमें ये पेड वर्जन में बिल्ट इन भी है। तो ये एक है ऑटो कंटेंट विजार्ड। ये एक ऑप्शन होता है जिसके जरिए अगर आप किसी भी टॉपिक पर स्लाइड्स बनाना चाहें तो वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काफी सारे टेम्पलेट दे देते हैं और वहां से ऑटोमेटिकली काफी सारी जो है वो स्लाइड्स बन के तैयार हो जाती हैं। 10-12 स्लाइड्स जो है वो बन जाती हैं। तो इसके जरिए आप प्रेजेंटेशन बड़ी तेजी से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु हैज कॉइन्ड द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब हम ये इस फ्रेज को एसोसिएट करते हैं चार्ल्स डार्विन से, क्योंकि हम समझते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने ये पॉइंट रेज किया था कि जो सबसे फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा। चार्ल्स डार्विन की बुक थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन उस बुक के पब्लिश होने के 5 साल के बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने यह टर्म यूज की थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ही वाज अ फिलोसोफर। तो हमने इसको इनके हवाले से याद करना है, चार्ल्स डार्विन के हवाले से याद नहीं करना। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। वो बंदा जिसने सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर तैयार किया था, हिज नेम इज चार्ल्स बेबेज। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है विच बॉडी ऑफ पीपल इज समटाइम्स रेफर टू एज द फोर्थ स्टेट। लोगों की बॉडी, बॉडी से बड़ा फिजिकल बॉडी नहीं, एक ग्रुप कह लें, एक क्लास कह लें। तो लोगों का ऐसा मजमुआ, ऐसा ग्रुप जिन्हें फोर्थ स्टेट कहा जाता है। तो ये कौन है? ये है द प्रेस। किसी भी मुल्क के जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो जर्नलिज्म का पूरा एक शोबा है सरकारी और निजी, वो सारे के सारे फोर्थ स्टेट कहलाते हैं। क्योंकि पब्लिक डीलिंग में हुकूमत के बाद अगर किसी का सबसे ज्यादा किरदार होता है और पार्टिसिपेशन होती है, जो अवेयरनेस बिल्ड करते हैं और एक राय आमा बनाते हैं, वो प्रेस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास नेम ऑफ द प्रॉफिट हु इज नोन बाय द टाइटल ऑफ इसराइल। इसराइल के साथ हमारे मसाइल चल रहे हैं, तो बाद हम इसराइल लफ्ज यूज करके बुरे बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ लोग गालियां भी दे देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इसराइल सिर्फ एक मुल्क का नाम नहीं है। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनका टाइटल है इसराइल। तो इसराइल जो लफ्ज है, ये लफ्ज मुकद्दस है। यह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है, जिन्हें शायद आप कभी कभार इंग्लिश में जैकब लिखा हुआ भी पढ़ेंगे, क्योंकि इनका जिक्र जो दूसरी इस्मानी किताबों में है वो जैकब के नाम से है। तो नाम कुछ ना कुछ बदल जाया करते हैं जब वो दूसरी जुबानों में जाते हैं। तो अरबी में आके जो याकूब बन रहा है वो इससे पहले जैकब के वर्ड से पढ़ा जाता है और ये भी ठीक वर्ड है। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन इज एट। अब जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन ममालिक है, उन्होंने अपने इकोनॉमिक मामलात को डील करने के लिए अपनी एक यूनियन बना रखी है। तो उनका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स में है, यानी कि बेल्जियम में है। तो इसे आपने अच्छे से याद कर लेना। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस शहर में है, तो ब्रसेल्स में है। किस मुल्क में है, तो बेल्जियम में है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया फॉर एशिया एंड पैसिफिक इज लोकेटेड इन। यूनाइटेड नेशंस का एक अदारा है जो डील करता है एशिया और पैसिफिक कंट्रीज के इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज को। तो उसका हेडक्वार्टर कहां पे बनाया गया है? तो उसका हेडक्वार्टर बनाया गया है बैंकॉक में, यानी कि ये थाईलैंड में है। द एलिमेंट विच इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट इज। अब जमीन में जो सबसे ज्यादा एलिमेंट है वो कौन सा है? एक्चुअली जमीन के अंदर जो कंपाउंड सबसे ज्यादा है वो सिलिका है।
तो इसको लेकर जमीन में अब सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, क्योंकि हर सिलिका के अंदर इसके 2 एटम्स हैं। तो मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीजन है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो है वो सिलिकॉन है। तो इसे आप सेकंड मोस्ट अबंडेंट कहेंगे, जबकि ऑक्सीजन जो है ये फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जमीन की क्रस्ट में। नेक्स्ट है रन ऑफ कच्छ इज सिचुएटेड इन। रन ऑफ कच्छ का मामला आपने सुना होगा कि पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग हुई थी तो उसमें रन ऑफ कच्छ का इलाका भी शामिल रहा था, जहां पर भी जंग हुई थी। तो ऊंटों वाली जंग होती है यहाँ पे, ये थरपारकर के जुनूब में ये पाया जाता है। तो हमारे सहरा मिलते हैं यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के, तो ये भी इलाका है रन ऑफ कच्छ। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ कंजेक्चर इज। कंजेक्चर का हम मानी वर्ड क्या है? तो कंजेक्चर का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन मुकम्मल ना होना तो अंदाजा लगाना। तो इसका जो सिनोनिम है दैट इज टू गेस। द कास्ट सिस्टम इज इन सब कॉन्टिनेंट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। बरे सगीर में जो कास्ट सिस्टम था ये लेकर आने वाले लोग कौन थे? देवर आर्यंस। और ये कोई अच्छा सिस्टम तो नहीं है। इस्लाम में है कि किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं है रंगों की बुनियाद पर या नस्ल की बुनियाद पर, मगर सवाए तकवा के। तो परहेजगारी अच्छा होना मैटर करता है। कास्ट सिस्टम कोई बहुत खूबी नहीं थी, लेकिन ये आर्यंस ने मुतारफ करवाया। ब्राह्मण सबसे ऊंचे करार दिए गए, फिर खश्तरी भी आ गए, फिर उनके नीचे वेश आ गए, और सबसे नीचे जो थे वो शूदर आ गए। तो ये दैट वाज अ डिस्गस्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आयतुल कुर्सी इज पार्ट ऑफ विच सूरा। आयतुल कुर्सी कहा जाता है कि कुरान मजीद में सूरतुल बकरा का एक बड़ा मुकाम है, और सूरतुल बकरा में आयतुल कुर्सी का एक बड़ा मुकाम है। इस की बड़ी फजाइल हैं, बड़ी फजीलतें हैं। हम इसको सवाब के लिए पढ़ते हैं। हम बुरी रूहों से, बुरी चीज़ों से पनाह मांगने के लिए आयतुल कुर्सी का विर्द करते हैं। अल्लाह ताला का पाक कलाम है, अल्लाह ताला की तारीफ है इसमें, तौहीद है इसमें। तो ये सूरतुल बकरा में है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 में। तो ये एक बड़ी सूरा है, एक बड़ी आयत है। नेक्स्ट है हमारे पास सलमा वाज इल डैश फीवर। तो ये इंग्लिश का आ गया, हमने यहाँ पे एक करेक्ट प्रेपोजिशन यूज करनी है। सलमा वाज इल विद फीवर, इल विद आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट मेंबर ऑफ ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब क्या है, कुछ ममालिक हैं जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। अब ये एक्सपोर्ट कौन करते हैं पेट्रोल? अरब ममालिक हैं इसमें, सऊदी अरब है, कुवैत है, अरब एमिरेट्स हैं, और दूसरे ईरान भी है, इराक भी है। तो इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, वेनेजुएला भी है इसमें। तो ये पेट्रोलियम के प्राइसेस को बढ़ाने कम करने में इनका बड़ा किरदार है, इनकी रिफाइनरीज भी हैं। तो कौन है जो इनका हिस्सा नहीं है? यूनाइटेड किंगडम नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम पेट्रोलियम एक्सपोर्टर नहीं है। तो जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं वो उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल हादी मेंशन्ड इन कुरान? अल हादी का मतलब है हिदायत देने वाला, यानी कि द गाइड, जो सीधा रास्ता दिखा दे। आई वॉज एंग्री डैश द वे दे रिएक्टेड। हमने करेक्ट प्रेपोजिशन यूज करनी है, तो आई वॉज एंग्री ऑन द वे दे रिएक्टेड, ये हमारे पास करेक्ट प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है 1 मेट्रिक टन कंटेन्स डैश किलोग्राम। 1 मेट्रिक टन में कितने केजी होते हैं? तो 1 मेट्रिक टन में 25 मन होते हैं। 1 मन में 40 किलो होते हैं, तो 25 × 40 ये हमारे पास 1000 किलो हो गए। अगर फिर भी ये आपको याद ना रहे तो आप इसको बस ऐसे ही याद कर लें कि 1 मेट्रिक टन जो है ये 1000 केजी के बराबर है। नेक्स्ट है वेयर डू द इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन मीट। कोई पॉइंट है जहां पर इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन मिलते हैं? तो ऐसा है कि जहां पे साउथ अफ्रीका है वहां पर एक तरफ इंडियन ओशन है ईस्ट में, जिसे हम बहरे हिंद कहते हैं, और एक तरफ अटलांटिक ओशन है, बहरे ओकियानोस, जो कि यूरोप और अमेरिका को टच करके आ रहा है। तो साउथ अफ्रीका में एक पॉइंट है जहां पर ये दोनों समंदर आपस में मिलते हैं। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं केप ऑफ गुड होप। यहां पर बहुत तेज तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, इस बेस पर इसका पुराना नाम कैप ऑफ थंडर्स भी रखा गया था, सजेस्ट किया गया था। यहाँ पे डिजास्टर्स बहुत ज्यादा होते रहे, लेकिन फिर उस जमाने में जो किंग जॉन थे पुर्तगाल के,
चूंकि पुर्तगाल के लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, उनके बहरी बेड़े स्ट्रांग थे, उनकी नेवी फोर्स बहुत स्ट्रांग थी, वो ज्यादा समुद्री रास्ते तलाश कर रहे थे, तो उनका एक नाम था। तो किंग जॉन ने इसका नाम रखा कैप ऑफ गुड होप। ये ऐसा नाम क्यों रखा किंग जॉन टू ने? क्योंकि उनको एक नई उम्मीद नजर आई, इंडिया तक पहुंचने की एक शॉर्ट रास्ता मिला, तो उन्होंने इसको एक अच्छी उम्मीद का नाम दिया। तो ये वो जगह है जहां पर दो बड़े समंदर आपस में मिल रहे हैं। नेक्स्ट है देयर हैज बीन अ कंप्लीट ब्रेक डैश ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। जहां फिर प्रेपोजिशन आ गई कि ब्रेक के साथ हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज ब्रेक डाउन। तो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। वैसे हमारे मुल्क में आजकल लॉ एंड ऑर्डर वैसे तो अक्सर ही खराब रहता है, लेकिन आजकल है मसाइल कुछ ज्यादा, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ब्रेक डाउन चल रहा है। नेक्स्ट है सेनेटर इज सिलेक्टेड इन पाकिस्तान फॉर। पाकिस्तान में जो अपर पार्लियामेंट है उसमें सेनेटर को सिलेक्ट किया जाता है 6 सालों के लिए। इलेक्शन होता है हर 3 साल के बाद, एवरी 3 ईयर्स। लेकिन होता क्या है कि जब 3 साल बाद इलेक्शन होता है तो आधे मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर हो रहे होते हैं, आधे मौजूद रहते हैं। फिर अगले 3 साल बाद इलेक्शन होता है, जो अब सिलेक्ट हुए हैं वो चूंकि अभी उनके 6 साल पूरे नहीं हुए वो रहेंगे, पुराने जो थे रिटायर नहीं हुए थे वो रिटायर हो जाएंगे। तो हर 3 साल के बाद पाकिस्तान में ये सेनेटर जो होते हैं ये सिलेक्ट होते हैं। सेनेट पाकिस्तान का एक बड़ा अदारा है, नेशनल असेंबली उसके मतहत है, कानून साजी में सेनेट का बड़ा अहम किरदार है। और जब कौमी असेंबली तहलील की जाती है, डिसॉल्व की जाती है, तब सेनेट को डिसॉल्व नहीं किया जाता। तो इससे आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि लेजिस्लेशन में, कानून साजी में इनका क्या किरदार है। एप्रिसिएशन इज टू रिवॉर्ड एज क्राइम इज टू। एप्रिसिएशन का जो रिवॉर्ड से ताल्लुक है, क्राइम का वही ताल्लुक किससे है? तो एप्रिसिएशन कैसे की जाती है? एप्रिसिएशन की जाती है इनाम देकर। तो क्राइम पर क्या किया जाता है? सजा दी जाती है। तो ये जो है ये एक दूसरे से इस तरह रिलेट करते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 17 अगस्त 1988 इन पाकिस्तान हिस्ट्री? भाई इस तारीख को C-130 हेरकुलस जो प्लेन था वो क्रैश हो गया था, और इसके क्रैश करने के नतीजे में जनरल जियाउल हक 30 लोगों समेत इनकी डेथ हो गई थी। उन लोगों में बड़े बड़े नाम शामिल थे। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जो इनके करीबी सबसे करीबी दोस्त माने जाते थे, और अमेरिकन एम्बेसडर राफेल लेविस राफेल, उनकी भी डेथ हुई थी। तो टोटल 30 लोग जो थे वो इस हादसे में मारे गए थे। तो ये 17 अगस्त 1988 में दरिया सतलुज के करीब ये वाकया हुआ था। द ब्रिटिश एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन। अब बरतानिया ने अपनी आसानी के लिए और एक डिवाइड एंड रूल को हवा देने के लिए 1905 में बंगाल की पार्टीशन कर दी थी, लेकिन उस पर एहतजाज शुरू हो गया, क्योंकि जिस तरह हमें अपना पंजाब तकसीम होता पसंद नहीं था, तो बंगाल के लोगों को बंगाल तकसीम होता पसंद नहीं था। उन्हें पता था कि उनकी ताकत इस तरीके से कम हो रही है, तो इसलिए उन्होंने इसकी मुखालफत की। पूरे मुल्क में एहतजाज हुए, तो 1911 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी उसकी एन्यूलमेंट हो गई, यानी कि उसको कैंसिल कर दिया गया। विच इज द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड? पहले तो गल्फ को समझ लें कि गल्फ होता क्या है। गल्फ ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये लैंड है, तो लैंड के दरमियान एक जगह आ जाती है जो जिसका एक किनारा तंग है। अब ये सारी लैंड है, तो इतने से हिस्से में समंदर की कुछ आप कह लें कि एक्सटेंशन आ जाती है, तो ये ओशन का कुछ हिस्सा होता है। इस हिस्से को हम नाम देते हैं गल्फ, यानी कि जिसके ज्यादा तरफ खुश्की हो और एक तरफ नैरो माउथ हो, इस रीजन को हम गल्फ कहते हैं। तो दुनिया में काफी सारे गल्फ मशहूर हैं, हम गल्फ कंट्रीज भी कहते हैं। तो इसका जो नैरो माउथ है और पीछे इसके हर तरफ खुश्की है, तो दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है? तो ये मैक्सिको में है, जिसके एक तरफ मैक्सिको है और बाकी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो सारी स्टेट्स हैं, फ्लोरिडा जहां पर बहुत ज्यादा तूफान आते हैं वो भी इसी के पास है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है। इसका रकबा है 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर, यानी कि 1.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ये इतना ज्यादा रकबा है कि इसमें पाकिस्तान जैसे 2 ममालिक आ सकते हैं। तो देख लें ये कितना बड़ा एरिया है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये मजदूरों के हकूक के लिए है, ये यूनाइटेड नेशंस का मेन पार्ट नहीं है, लेकिन उनके साथ ये डील करके मामला चलते हैं।
नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बर्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है? ऑस्ट्रिच, शुतर मुर्ग, ज्यादा बड़ा मुर्ग जो है ऑस्ट्रिच, ये दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है। तो ये उड़ता भी नहीं है, दौड़ता है, सबसे बड़ा अंडा भी इसी का होता है। दुनिया का सबसे छोटा परिंदा कौन सा है? तो उसका नाम भी आप लोगों ने डेफिनेटली सुन रखा होगा, उसको कहते हैं हमिंग बर्ड, इट इज स्मॉलेस्ट बर्ड। तो ये मैं लिख रहा हूं हमिंग बर्ड, इट इज स्मॉलेस्ट बर्ड, जबकि जो लार्जेस्ट है दैट इज ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट है पीस बी अपॉन हिम, हुजूर नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही वाज नेम्ड अहमद इन विच सूरा ऑफ कुरान, कुरान मजीद की कौन सी सूरा है जिसमें हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद लिया गया? तो ये सूरा अल सफ है, कुरान मजीद की 61st सूरा है। इसकी आयत नंबर 6 जो इसकी 6 वर्स है उसमें हुजूर नबी अकरम का नाम अहमद लिया गया। तो ये किस तरीके से? इस आयत के तर्जमे में यूं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तबलीग करते हैं और लोगों को खुशखबरी देते हैं कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं और मुझसे पहले जो किताब भेजी गई तौरात, मैं उसकी तस्दीक करता हूं और मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं कि मेरे बाद अहमद आएंगे आपके बीच, अल्लाह ताला के एक और रसूल आएंगे। तो जब अल्लाह के रसूल आ गए तो लोगों ने फिर उनको जुटलाया, तो सच्ची निशानियां होने के बावजूद भी लोग जुटलाते हैं। तो ये कुरान मजीद की सूरा नंबर 61 और उसकी आयत नंबर 6 है जिसमें अहमद की टर्म यूज की गई है, यानी कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अहमद नाम इस्तेमाल किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एम्परर शाहजहां, शाहजहां के दौर में थी खुशहाली बहुत, तो इसलिए उन्होंने बहुत कुछ बनाया जिनमें शालीमार के बागात हैं। इन्होंने आगरा में बनाया था ताजमहल, सब लोग जानते हैं इसे मोहब्बत की निशानी के तौर पर, अमीर बादशाह थे ना तो ताजमहल बना दिया। तो दूसरी इन्होंने मोती मस्जिद ये भी आगरा में बनाई थी, तो ये आगरा के अंदर इनकी कंस्ट्रक्शंस थी। इसी तरह इन्होंने लाहौर में शालीमार गार्डन्स बनाए, दिल्ली के अंदर भी जिसे अब हम दिल्ली कहते हैं, दिल्ली के अंदर इन्होंने लाल किला बनाया, जामे मस्जिद बनाई। तो इनकी बड़ी ही खिदमात हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, ये आई थिंक जामे मस्जिद ही है। तो इनको इंजीनियर शहनशाह भी कहते हैं, इंजीनियर बादशाह भी कहते हैं। तो शाहजहां का दौर जो था वो निस्बतन एक बेहतर दौर था, सिवाय इनके बेटे के किसी ने इनको कुछ खास ज्यादा टफ टाइम नहीं दिया था। दक्कन से कुछ मसाल आए लेकिन संभाल लिए गए। प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अमंग द मेंबर स्टेट्स ऑफ द काउंसिल, हर महीने के बाद यूनाइटेड नेशंस में जो सिक्योरिटी काउंसिल अहम तरीन अदारा है उसकी प्रेसिडेंसी नेक्स्ट कंट्री को दे दी जाती है, उसके हेड ऑफ स्टेट को दे दी जाती है। तो ये हर महीने ये मामलात होते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय, यानी कि करीब नजरी। अब करीब नजरी ये होता है कि आपको करीब नजर आ रहा है, दूर नजर नहीं आ रहा। तो इस मसले का हल कैसे निकाला जाए? तो इसके लिए जो लेंस यूज किया जाता है वो है कनकेव लेंस, ऐसा लेंस जो कि रोशनी को मजीद फैला देगा ताकि वो दूर तक फैलकर पहुंच सके, वो पीछे आई के रेटिना पर टारगेट कर सके। तो इस लेंस को हम कनकेव लेंस कहते हैं। तो कनकेव लेंस के जरिए शॉर्ट साइटेडनेस, जिसका दूसरा नाम नियर साइटेडनेस है, इसका इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट द सेइंग, एक मशहूर मुहावरा है, उसको हमने कंप्लीट करना है। और मुहावरा क्या है? ट्रूथ इज स्ट्रॉन्गर देन, ट्रूथ किससे स्ट्रॉन्गर है? सच मुबालगे से, एक झूठी कहानी से बेहतर होता है, एंड दैट इज फिक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन अ डॉक्यूमेंट बीइंग टाइप्ड। आप टाइपिंग कर रहे हैं और आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, तो ऐसी कौन सा फीचर है जो कि इसको करेक्ट कर देगा? दैट फीचर इज ऑटो करेक्ट। हम जानते हैं कि ऑटो करेक्ट जितने फायदे देता है उतना ये सम टाइम आप कुछ लिखना चाहते हैं ये उसको कुछ और ही बना देता है, तो इसको ध्यान से यूज करना पड़ता है। तो यहां पर नेक्स्ट उर्दू वाला पोर्शन शुरू हो गया। फतेह का मुतरादिफ क्या है? टर्म है फतेह, किसी चीज को फतेह कर लेना, जीत जाना, तो उसका है जफर। जफर का मतलब भी किसी चीज को जीत जाना है, फतेह कर लेना है।
रईसुल एहरार किस शायर को कहा जाता है? अब कुछ जगहों पर ये रईसुल एहरार लिखा हुआ था कि मौलाना हजरत मोहानी को, और भी बहुत सारे लोगों के नामों को एसोसिएट किया गया था इस टर्म के साथ, लेकिन रईसुल एहरार की टर्म जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स में जो एग्जैक्ट मिलेगी वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर के लिए मिलेगी। तो जिन्होंने इनको डिस्कस किया है मौलाना हजरत मोहानी के हवाले से, उन्होंने डेफिनेटली कहीं पर इसे पढ़ा होगा, क्योंकि कुछ लोग आर्टिकल लिखते वक्त, गूगल पे आर्टिकल देते वक्त ध्यान नहीं करते, वो गलत चीज दे देते हैं। हम जैसे लोग जब उसे सर्च करते हैं अपनी तसल्ली के लिए तो हमें वो आर्टिकल मिल जाता है, हम उससे उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो मौलाना हजरत मोहानी, जिनका पूरा नाम मौलाना सैयद फजलुल हसन हजरत मोहानी है, इनको रईसुल मुतगज़्ज़लीन कहा जाता है, क्योंकि गजल लिखने वालों में ये उस्ताद शायर हैं, इनका बड़ा मुकाम है। नेक्स्ट है हमारे पास मशहूर किताब तुज़्के बाबरी का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है? तो तुज़्के बाबरी लिखी गई एक आप बीती के तौर पर, जिसमें शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के जिंदगी के तमाम वाकयात बयान किए गए हैं। तो इसका ताल्लुक अदब की सिन्फ आप बीती से है। इल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी का माहासिल उनकी किस नज़म को कहा जाता है? तो उनकी नज़म जो साकी नामा है, इसका बड़ा नाम है, इसको बहुत अहम माना जाता है और इसे उनकी नज़म का, उनकी उर्दू शायरी का माहासिल माना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेड़ा उठाना। ये एक आसान सा है, बेड़ा उठाना मतलब किसी मुश्किल काम को जिम्मे ले लेना, तो ये आसान है। नेक्स्ट है कौन सी ज़रबुल मिसल दुरुस्त है? तो ज़रबुल मिसल है ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो राधा का जो किरदार है ये हिंदी हकायात में है, बड़ा मुकद्दस किरदार माना जाता है। राधा और कृष्णा ये दो किरदार हैं। तो एक राजा था जिसको उसके ज्योतिषियों ने बताया कि तुम्हारा भांजा तुम्हें मार देगा बड़ा होकर। तो कृष्ण जो था वो उनकी बहन के यहाँ पैदा हुए। तो जो कृष्ण थे इनको फिर एहतियात के तौर पर हवाले कर दिया गया कुछ गवालों के खानदानों के। तो वहां पर वो घाट किनारे, गंगा किनारे जो थी वो गोपियां नाचती थी, तो राधा भी उन्हीं से बिलोंग करती थी। तो ये पसंद करती थी कृष्ण को, उन्हीं के लिए नाचती थी। तो अब हुआ ये कहा जाता है कि किसी जालिम राजा ने कहा कि राधा मेरे लिए भी नाचेगी। तो राधा को पता था कि इनकार नहीं हो सकता, तो इन्होंने एक बात कह दी। इन्होंने कहा कि मैं नाचूंगी, लेकिन एक शर्त है कि मेरे इर्द गिर्द चिराग ही चिराग जलते हों, इतने चिराग कि उसके लिए 9 मन तेल चाहिए होगा। अब 9 मन तेल का बंदोबस्त नहीं हो सका और राधा को नाचना भी नहीं पड़ा। तो वो जो मधुबन पे राधिका नाचती थी कृष्णा के लिए, वो राजा के लिए नहीं नाची। नेक्स्ट है रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया? तो ये सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ से ये रिसाला जारी किया। जब सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान से वापस आए तो उन्होंने अलीगढ़ के मुकाम से ये रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया। तो यहां पर हमारा पेपर हो जाता है मुकम्मल। एट द एंड में अगेन आप लोगों को बता दूं कि असिस्टेंट का जो टेस्ट जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए आप लोगों ने अप्लाई कर रखा था, उसकी टेस्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है। 24 नवंबर और 1 दिसंबर 2 डेट्स अनाउंस की गई हैं। यानी कि आप में से कुछ लोगों का 24 नवंबर को होगा, कुछ का 1 दिसंबर को होगा। आपने चाहे SNGAD के लिए अप्लाई कर रखा है या पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रखा है, अब इसका टेस्ट होने जा रहा है। तो दिन आपके पास थोड़े 30-40 दिन है, ज़ाया नहीं कर सकते, मैक्सिमम यूज करना है। तो आप फौरी तौर पर इस सेशन का हिस्सा बने। सेशन का हिस्सा बनने के लिए आप इन दोनों नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताए थे। तो इन पर आप जैसे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह हम आप लोगों को रजिस्टर कर लेंगे। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।